हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। आज हम मैथ्स यानी कि एप्टीट्यूड के लेक्चर 2 जिसका टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में आपने कुछ मेरे से कुछ कंसेप्ट सीखे थे, कुछ थ्योरी हमने पढ़ा था संख्याओं के बारे में, संख्या से रिलेटेड जो भी विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, इन सभी के बारे में। आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए थोड़े से और संख्याओं के बारे में जानते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि पिछला आपको कितना याद है और आगे आप मेरे साथ बने रहेंगे, तब आपको निश्चित रूप से ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है, वो है संपूर्ण संख्या। क्या है? संपूर्ण संख्या। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब इंग्लिश को देख करके शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि परफेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग कई बार सुने हुए हैं, है ना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे बोलते हैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट है कि नहीं, मतलब उस चीज़ को कोई भी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल जैसा का जैसा वो होना चाहिए वैसा कुछ अगर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट, है ना। तो वैसे ही एक संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके गुणनखंडों का जो योग है वो वापस वही संख्या जब प्राप्त हो जाता है तब उसे हम एक संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं और हमें वापस से अगर वही संख्या प्राप्त हो जाता है तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन भी दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है प्रॉपर फैक्टर और एक होता है टोटल फैक्टर। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रॉपर फैक्टर की। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, एग्जांपल लेते हैं नंबर 6। ठीक है, तो 6 जो है वो कौन कौन से नंबर के फैक्टर में आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक तो सभी के फैक्टर में आ जाता है, क्योंकि एक का पहाड़ा जैसे हम लिखते हैं, एक का टेबल हम लिखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, ऐसा करते हुए सारे नंबर आ जाएंगे। इसलिए हर किसी का अगर मैं दो तरीका यहाँ पर फैक्टराइजेशन का देख रहा हूँ, एक है अपना क्या प्रॉपर फैक्टर, ठीक है, और एक है हमारा टोटल फैक्टर। ठीक है, तो प्रॉपर फैक्टर में 6 का अगर प्रॉपर फैक्टर निकाले तो एक के टेबल में आएगा, ये 6 बिल्कुल आएगा, और उसके बाद में दो के टेबल में 2 3 6, है ना, और 3 के टेबल में 3 दूनी 6, उसके अलावा और 4 में आएगा क्या? 4 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, और 6 में भी आएगा। 6 में आएगा कि नहीं आएगा जी, है ना। लेकिन जब हम प्रॉपर फैक्टर की बात करते हैं तो प्रॉपर फैक्टर में स्वयं उस संख्या को नहीं लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉपर फैक्टर के आगे में 1 2 3 और 6 लिखा है, तो ये 6 प्रॉपर फैक्टर में ना आकर के टोटल फैक्टर में आ जाता है। ठीक है, टोटल मतलब कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड में जो है कि हम उसी संख्या को लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 6 को लेंगे, लेकिन प्रॉपर फैक्टर में हम 6 को नहीं लेते हैं। उसके अलावा स्वयं संख्या के अलावा जिन संख्याओं में उसका गुणनखंड आता है उसे लेते हैं, तो 1 2 और 3 में आ जाएगा। अब अगर मैं 1 2 और 3 को आपस में जोड़ दूं तो मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 3 और 2 5 और 1 6, वापस से हमें क्या मिल गया? 6 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके का जो संख्या होता है जिसका प्रॉपर फैक्टर निकाले और उनको आपस में जोड़ने पर अगर वापस से वही संख्या मिल जाता है तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं या परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक और जो है कि ऐसा ही तरीके से एक और नया जो है कि हमारा टॉपिक आता है, उसे हम बोलते हैं प्रचुर संख्या। ठीक है, प्रचुर संख्या, इसे हम बोलते हैं प्रचुर संख्या, या इसे ही हम कहते हैं क्या? एबंडेंट नंबर। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? एबंडेंट नंबर, है ना। तो एबंडेंट नंबर और संपूर्ण संख्या में कुछ तो अंतर होगा, है ना। तो जो ये अबंडेंट नंबर होता है
इसमें जो प्रॉपर फैक्टर का योग होता है, जैसे यहाँ पर प्रॉपर फैक्टर का हमने योग निकाला 1, 2 और 3, तो ये 6 वापस मिला। वैसे ही अगर एबंडेंट नंबर में हम प्रॉपर फैक्टर का यदि योग करते हैं तो वो हमें उस संख्या से अधिक प्राप्त होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल आता है क्या, 18 अगर मान लेते हैं, ठीक है। 18 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करने जाऊँ तो ये प्रॉपर फैक्टर है ना, मैं बात करूँगा हमेशा जो है कि प्रॉपर फैक्टर का, ठीक है। तो प्रॉपर फैक्टर जो है कि 18 का हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, एक के टेबल में आता ही है, एक मैंने बोला सभी में आ जाएगा, है ना। क्या 18 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 9 से 18, तो 2 के टेबल में आ जाएगा। 3 के टेबल में 3 6 के 18, है ना, 3 के टेबल में आ जाएगा। और 4 के टेबल में 4 4 या 16, 4 चौके 16 और उसके बाद में फिर 20, तो 4 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में 6 3 18, 6 में आ जाएगा। 7 में 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 में आ जाएगा, 9 2 18, है ना। इसके अलावा अब सीधे 18 में ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से मैं इन सभी नंबर को अगर मैं जोड़ना चाहूँ, है ना, 1 2 3 6 और 9 को आपस में अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या प्राप्त होता है, 9 6 15, 15 3 18, 20 और 1 21। यहाँ देखिए हमने फैक्टर निकाला है 18 का और उन फैक्टर को आपस में जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 21। यहाँ देखिए हम जब 1 2 और 3 को जब जोड़ रहे थे हमें वापस 6 प्राप्त हो रहा था, यहाँ 18 के फैक्टर से 21 प्राप्त हो रहा है, यानी कि 18 से ये ज़्यादा है, कितना, 3 ज़्यादा है। तो जो संख्या का गुणनखंड आपस में जोड़ने पर ज़्यादा हो जाता है उसे हम प्रचुर संख्या या एबंडेंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में एक और लास्ट आता है यहाँ पर क्या, न्यून संख्या, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यून संख्या। इंग्लिश वाले, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिफिशिएंट नंबर, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिफिशिएंट नंबर। चलिए, तो इसमें क्या बचा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा कि यहां पर वही संख्या प्राप्त हो रहा था, प्रचुर संख्या में उस संख्या से अधिक प्राप्त हो रहा था, तो न्यून संख्या में क्या प्राप्त होगा, उस संख्या से कम प्राप्त होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल जैसे कि 22 का अगर मैं प्रॉपर फैक्टर निकालना चाहूं, है ना, 22 का, सॉरी राइटिंग थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया, 22 का अगर मैं प्रॉपर फैक्टर निकालूं तो हमें क्या प्राप्त होगा, थोड़ा सोचिए। 22 एक में आएगा ही आएगा, है ना, एक में तो आएगा ही। उसके अलावा 22 2 में आएगा, 2 11 22, 2 11 सा। उसके अलावा किस में आएगा, 3 4 5 6 7 8 ऐसा करते जाएंगे, हमें 11 में प्राप्त होगा। इसके अलावा और कहीं भी नहीं, ठीक है। तो अगर मैं अब 1 2 और 11 को जोड़ूं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 11 और 2 13 और 1 14, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस 14 को देखें, ये 22 से तो कम है निश्चित रूप से, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसका प्रॉपर फैक्टर उस संख्या से कम आ जाता है तो उसे हम न्यून संख्या कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्या, न्यून संख्या, प्रचुर संख्या, है कि नहीं, और संपूर्ण संख्या। अब हम देखते हैं हमारा इन संख्याओं के क्रम में सबसे आखिरी जिसे मैं बता रहा हूं वो है क्या, संख्या, ठीक है, यानी कि नंबर। संख्या क्या होता है, आप में से कोई है ना, संख्या क्या होता है। संख्या जो है वो अंकों से मिलकर बनता है, ठीक है। संख्या जो है वो अंकों से मिलकर बनता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर, ठीक है। चलिए, तो डिजिट्स कैसे होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में देखें तो यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 1000 डिजिट, हिंदी में उसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा जो हम बोलते हुए जाते हैं, है ना। तो जैसे कि 2 एक डिजिट है, एक अंक है, ठीक है। 3 भी एक अंक है। अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूं, है ना, 2 3, यानी कि ये बन गया 23, ये एक नंबर हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो इस हिसाब से देखिए तो हमारे पास डिजिट्स यानी कि अंक कितने हैं, 10 अंक है। 10 कैसे, 1 से 9 तक हो गया 9,
और शून्य भी एक अंक है, तो वो मिला करके हो जाते हैं 10। ठीक है, तो इन डिजिट्स यानी कि अंकों से मिल करके बनता है हमारा क्या, नंबर या संख्या। इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मान लेते हैं, लेट सपोज, है ना, एक्स वाई हमारा एक नंबर है। ठीक है, एक्स वाई हमारा एक नंबर है, एक संख्या है। अगर मैं इस संख्या को पलट दूं तो क्या ये वाई एक्स बन जाएगा? जैसे अगर मैं 21 को 12 भी तो लिख सकता हूं संख्या को पलट के। ठीक है, उसी प्रकार से एक्स वाई को क्या मैं यहाँ पर वाई एक्स लिख सकता हूं, है ना। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ये जो y है ये यूनिट प्लेस पे है और x जो है वो 10th प्लेस पे है, यानी कि y जो है वो इकाई अंक पे है, x दहाई अंक पे है। और दूसरे वाले केस में x इकाई पे है और y दहाई पे है। ठीक है, इसे ही हम अगर लिखना चाहें इकाई और दहाई के रूप में, अलग अलग इसको तोड़ करके अगर मैं लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 10x प्लस y। ठीक है, और yx को क्या लिख सकता हूं 10y प्लस x। यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 नाम देता हूं, और मैं अगर समीकरण 1 से, है ना, इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दूं। ठीक है, अगर मैं समीकरण 1 से 2 को माइनस कर दूं या 2 से 1 को माइनस कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें क्या प्राप्त होगा बताइए जरा, है ना। इसको अगर मैं 1 के ऊपर 1 लिख दूं, है ना, 10x प्लस वाई समीकरण 1, और x के नीचे x लिख देता हूं और इसे लिख देता हूं 10y। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। अब इनमें अगर मैं माइनस करने जाऊं, है ना, तो 10x में से x गया तो 9x, और y में से माइनस 10y गया तो माइनस का 9y प्राप्त होगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि y प्लस में है और माइनस का 10y है ना, तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस में 9y। ठीक है, बचपन में संख्या रेखा पढ़े रहते हैं, संख्या रेखा में सारी चीजें रहती हैं। यहाँ 9 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा x माइनस वाई। ठीक है, इसका उपयोग मैं सिखाऊंगा अभी, इसको जो है कि आप नोट करते चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग के लिए। ठीक है, ये क्या चीज़ है, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा कि दो संख्याओं को पलटने पर उनके बीच का अंतर या उनके बीच का योग, इस तरीके के लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आता है वहां पर ये चीज़ आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया समीकरण 1 से 2 को घटाए। अगर मैं समीकरण 1 में 2 को जोड़ देता हूं तो क्या निकल कर आएगा, देखते हैं जरा, है कि नहीं। 1 में 2 को जोड़ना है, 10x प्लस वाई, फिर से मैं लिखूंगा x के नीचे x और y के नीचे y। यहां से अगर मैं जोड़ दूं तो 10 और 1 11x प्लस 10 और 1 11y। दोनों में से मैं 11 को कॉमन निकाल लेता हूं, हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा 11x प्लस y। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसे नोट करते चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, है ना। आप अगर नोट नहीं कर पा रहे होंगे इस लेक्चर को, अगर आप केवल लाइव देखते हुए चल रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आप सभी जानते हैं हमारे ऐप में आपको हमारे इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। नोट्स स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में हमारे जो चैनल है उस पर प्रॉपर नोट्स समय समय पर डलते रहते हैं, है ना। या फिर जो आपको नंबर शो हो रहा है उस नंबर में मैसेज कीजिए, आपके सारे डाउट्स वहाँ पर जो है कि क्लियर हो जाएंगे जितनी जल्द से जल्द हो सके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक अब क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो अब हमारे सामने एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी 2 अंकों की संख्या, ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिख गया कि 2 अंकों की संख्या है के अंकों को आपस में बदलने पर नई संख्या वास्तविक संख्या से 45 कम हो जाती है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या है और उनको आपस में बदलने पर 45 कम हो रही है। ठीक है, मतलब कि मैंने जो बताया था उसे माइनस वाला केस। दूसरा, उन्हें आपस में जोड़ने पर 99 हो जाता है। ठीक है,
तो दो चीज़ अगर उनको आपस में ऐड कर रहे हैं तो 99, और अगर घटा रहे हैं तो 45। सेम चीज इंग्लिश में भी है ना, डिजिट्स आर इंटरचेंज, सो द न्यू नंबर इज 45 लेसर देन द ओरिजिनल नंबर, एंड व्हेन वी ऐड वी गेट 99, देन फाइंड द नंबर। तो अभी अभी हमने जो है कि अपना दो फॉर्मूला बनाया था, है ना। फॉर्मूला क्या था कि 9x माइनस वाई, और एक था क्या 11x प्लस वाई। ठीक है, यही चीज तो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, है कि नहीं। इसी बोला था कि इन दोनों फॉर्मूलों को जो है कि आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो जब अंकों को आपस में बदल रहे हैं तो जो कम हो रहा है, कम कितना हो रहा है 45 कम हो रहा है, यानी कि 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, एंड व्हेन वी व्हेन वी ऐड द न्यू नंबर इज 99। तो यहां पर देखिए दोनों नंबर को हम जोड़ रहे हैं तो हमको 99 मिल रहा है, बस यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए बोला था कि इन दोनों फॉर्मूलों को देखें। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 9, ये 9 पक्षांतर होकर के जब इस पर जाएगा, यहां पर गुणा में है 9 जो है वो x माइनस वाई के साथ में गुणे में है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो इसलिए वो डिवाइड में हो जाएगा। सेम चीज यहाँ भी 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। इसी को अगर मैं आगे लिखूं तो 9 और 45, मतलब 45 में से 9 को अगर मैं डिवाइड करूं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9 पंछे 45, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत है? इसको मैं 9 पंछे 45 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और उसी तरीके से इसको 11 99 लिख सकता हूँ, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अगर यहाँ पर से मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ऐड करूंगा तो देखिए x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और माइनस वाई प्लस वाई खत्म, 0, है ना, गया। अब 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। तो फिर से वही 2 यहाँ पर गुणा में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 14/7, यानी कि 7 दूनी 14, 2। ठीक है, हमारे पास हमारा एक वैल्यू निकल के आ गया है, क्या, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है किसका, x का। x इज इक्वल टू 2 आ चुका है। अगर x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में मैं रख देता हूँ, इक्वेशन है हमारा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 2 जो है प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2, y इज इक्वल टू 7। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हमारे पास y की भी वैल्यू निकल करके आ गई है, क्या, 7। अब हमने जो है कि शुरू में ही जब इस फॉर्मूले को बना रहे थे, हमने माना था क्या कि हमारी संख्या x y है कि नहीं, और यहां पर से हमको x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी भाई, हमारी संख्या निकल के आ गई है 27। इनमें से सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई भी संख्या दी हुई है, उनको आपस में बदल दिए, उसमें कुछ कमी आ गई, उसमें कुछ ज़्यादा आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला आपका काम आता है और आप आसानी से इक्वेशन के थ्रू इस सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, मैंने बहुत लंबा जो है कि बना दिया है। इतना लंबा आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब एग्जाम में आप बनाना चालू करेंगे, है कि नहीं। 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक ख़त्म होता है। अब हम आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी कि भाज्यता। ठीक है, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो उसमें अपना हेडिंग डाल लीजिए, भाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी। उम्मीद करता हूँ ये आप लिख चुके होंगे, है ना। चलिए, भाज्यता। भाज्यता, भाज्य, कल हम देखे थे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना। तो उसका मतलब क्या था कि जो संख्या किसी एक तथा अपने अलावा किसी और संख्या से जिसका भाग चले जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, है कि नहीं। उसी के बेस में हम आगे देखते हैं भाज्यता। ठीक है, यहां पर देखते हैं कि कोई भी संख्या हम उठा करके देखेंगे और वो किन किन संख्याओं से भाज्य है, यानी कि डिविजिबल है। वहीं से वर्ड निकल कर आया है क्या, डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी।
है ना। अब भाज्यता हम देखते हैं बहुत सारी संख्याओं से देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 2 से लेकर के 11 तक, क्योंकि सारी संख्याएं 1 से तो भाज्य है। बताइए, हमने पहले ही बताया था, है कि नहीं, सारी संख्याएं जो है वो 1 से तो भाज्य होती ही हैं, क्योंकि 1 के टेबल में सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो 1 को छोड़कर 1 के बाद जो अगली संख्या वो क्या है हमारे पास, 2। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कि 2 से भाज्य, पहला हमारा आ जाता है क्या टॉपिक, 2 से भाज्य, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो 2 से भाज्य कौन सी संख्याएं होंगी, तो ऐसी सभी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर शून्य हो या सम संख्या हो वह 2 से भाज्य होंगी। ठीक है, क्या बताया हमने कि ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाई में शून्य हो या फिर सम संख्या हो। ऐसी कोई भी संख्या आप उठा करके देखिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 0 जिसमें आ जाए, जैसे 20, क्या 22 से डिविजिबल है, 2 दहम 20 डिविजिबल है। कोई भी सम संख्या उठा लो, जैसे कि 448, इकाई अंक जो है कि वो होना चाहिए सम संख्या, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 2 2 जा 2 9 जा, खत्म। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं 350, इसमें 3 और 5 विषम संख्या, लेकिन इकाई में आ गया है 0, तो ये 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 50, सॉरी 2 5 जा 10। ठीक है, तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई में शून्य हो या सम संख्या हो उसे हम 2 से भाज्य कह सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा क्या, 3 से भाज्यता। ठीक है, 3 से भाज्य, है ना। तो अगर 3 से भाज्य की मैं बात करूं तो ऐसी कोई भी संख्या जिनके अंकों का जो योग है वो अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 216, 216। अब इसको 3 से भाज्य है या नहीं ये देखना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं। 2 + 1 + 6, क्या करेंगे, 6 और 1 7, 7 और 2 9। आप सभी को पता है 3 तिया 9, तो इस तरह से 216 भी पूरी तरीके से 3 से विभाजित होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 513, तो 5 + 1 + 3 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 5 फिर से 9 आ गया, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या है कि ऐसी संख्या, जो भी दी हुई संख्या है उसके अंकों को आपस में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जैसे यहाँ 9 हुआ, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा क्या, 4 से डिविजिबल। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल, यानी कि 4 से भाज्य। ठीक है, 4 से भाज्य बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, जो भी संख्या दी हुई है उसके अगर इकाई और दहाई, ठीक है, जो भी संख्या दी हुई है उसके इकाई और दहाई, ये 2 अंकों से जो मिलकर संख्या बनेगी, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर है क्या, 1864। ठीक है, अब इतनी बड़ी संख्या है, अगर डायरेक्ट आप 4 से डिविजिबिलिटी देखना चाहें तो आप 4 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, है कि नहीं, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, ऐसे टाइप से। उससे अच्छा आप क्या करें, केवल और केवल यहां पर आपको चाहिए क्या कि इकाई और दहाई से मिलकर जो संख्या बन रही है, क्या संख्या बन रही है, 64। क्या ये 4 से डिविजिबल है, सबको पता है, 4 एकम 4, है कि नहीं, और 4 छक्के 24। तो अगर इकाई और दहाई से मिलकर के बनने वाली संख्या 4 से डिविजिबल होगी तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब आपको कितनों बड़े संख्या दे दे उसमें से केवल आपको क्या देखना है, लास्ट, जैसे कि 2987649 ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं बताओ, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे इजी, लास्ट की 2 संख्या को देख लो, 96, इसको आप 4 से भाग दे के देख लो, 4 दूने 8, 4 चौके 16, बस पूरी संख्या आपकी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए, बस ये जो डिविजिबिलिटी वाला जो होता है ना, इसमें 1 से 11 तक केवल आपको क्या करना रहता है,
थोड़ा सा माइंड में बैठाते चलना होता है कि किसमें कौन सा रूल आएगा। और एक्चुअल में देखा जाए तो याद करने लायक केवल 11 का है, बाकी सब तो इतना इजी है, आप डायरेक्ट ही जो है कि देख सकते हैं, है कि नहीं। बहुत जल्दी आप इनको निकाल सकते हैं। जैसे कि 5 के लिए क्या है, सबसे इजी तो 5 का ही होता है, हम देखते ही पहचान जाते हैं। कैसे? 5 के टेबल में आप देखे होंगे, 5 का टेबल जैसे हम लिखते हैं तो क्या आता है, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25। मतलब आप देखिए लास्ट के नंबर को देखिए, यहाँ 5 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया। मतलब 5 से डिविजिबल अगर हम कोई भी नंबर निकाले तो उसके इकाई अंक में या तो 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, बस इतनी सी बात। 5 से भाज्य वही संख्याएं होंगी जिसके इकाई अंक में या तो 5 है या तो 0 आए, ठीक है। कोई सी भी संख्या आप देख लोगे जिसके भी इकाई में 0 है या 5 है वो आ जाएगा। जैसे कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख लीजिए, है ना, 2 9 5 6 9 7 8 0, लास्ट में 0 आ गया तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर यहीं लास्ट में जो है कि 5 आ जाता तो भी वो 0 हो जाता, सॉरी 5 से डिवाइड हो जाता, ठीक है। इस तरीके से 5 से डिविजिबिलिटी हम देख पाते हैं। अगला आता है क्या, 6 से भाज्य, ठीक है। अगला है हमारे पास में 6 से भाज्य संख्या। 6 से भाज्यता के लिए थोड़ा सा आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि ऐसी संख्या है ना, ऐसी संख्या जो 2 और 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित होगी, ठीक है। यानी कि 6 से भाज्य अगर कोई भी संख्या हम देखेंगे वो 2 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि उसके आखिरी में 0 हो और सम हो, ठीक है, 0 हो या फिर सम संख्या हो। और 3 से भाज्यता के लिए हमने क्या देखा था, आपस में जोड़ने पर जो संख्या होगा वो 3 से भाग हो जाए। वैसे ही आपस में जोड़ने पर अगर 6 वाली जो संख्या है वो आ जाती है तो वो 6 से भाज्य होगा। एक नंबर देख लेते हैं, 216, फिर से इसी नंबर को लेते हैं। क्या इसके आखिरी में सम संख्या है? देखिए इकाई अंक 6 सम है, 2 से डिविजिबल होगा ही, यानी कि 6 से भी होने का चांस है। अब इनको जोड़ के देख लेते हैं, 6 और 1 7, 7 और 2 9, जोड़ने पर 9 आया जो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगी ही होगी, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, क्या 6वां नंबर आता है हमारा 7 से भाज्य। थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे, 7 से भाज्यता में थोड़ा सा चीज़ आपको याद रखने वाली है, ठीक है, डिविजिबल बाई 7, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्या है कि 7 से भाज्य दी गई संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए तो जो नई संख्या है वो 7 से भाज्य होगा। कुछ समझ में आया? लैंग्वेज में समझ नहीं आता, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में है हमारे पास एक संख्या 343 मान लेते हैं, छोटी सी संख्या 343 हमारे पास एक नंबर है। मैंने बोला था क्या, अंतिम अंक को दुगुना करके, तो 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 को 2 से डिवाइड कर गुणा कर दिए, है ना। चलिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 आ गया। इसको शेष अंकों से घटाया जाए, 6 को अगर मैं 34 से घटा दूं कितना मिलेगा, आ जाएगा हमारे पास 28। तो ये जो 28 है अगर ये 7 से भाग चले जाए तो कितना, 7 चौके 28, तो ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अब समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया होगा, है ना। एक और नंबर देख लेते हैं इससे अच्छा हम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 371। इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट की संख्या को दुगुना करेंगे। तो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 ही तो प्राप्त होगा। इस 2 को जो शेष संख्या है, क्या है शेष संख्या 37, इसमें अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो हमें क्या प्राप्त होता है 35। 35 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 5 जा 35, तो 371 भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा और पीछे कीजिए, जहां से डेफिनेशन बोला हूं वहां से फिर से सुनिए और फिर एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो बात क्या थी कि इकाई अंक के संख्या को दुगुना करना है, उससे जो संख्या आ रही है उसे शेष संख्या जितनी भी बची है उससे घटाना है, फिर उसको 7 से डिवाइड करना है। यदि वो संख्या 7 से डिवाइड हो गई, जैसे कि यहाँ पर हो गया, तो 371 यानी कि संपूर्ण संख्या 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 तक हो चुका है, अब हम आ जाते हैं किसमें, 8 में। ठीक है, 8 से भाज्य। चलिए 8 से भाज्य बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है? 8 के लिए कुछ नहीं होता है, जैसे कि हमने क्या किया था, यहाँ पर 4 से भाज्य के लिए अंतिम के 2 संख्याओं को 4 से भाज्यता देखा था, वैसे ही 8 के लिए अंतिम के 3 संख्या जो है वो 8 से भाज्य होने चाहिए। कितना भी बड़े नंबर हो, अंतिम के 3 संख्या को अगर 8 से भाज्य हम देख लिए तो वो संख्या 8 से भाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, 3 7 1 2 8। पूरे संख्या को हमको 8 से डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें कितने को देखना है, केवल और केवल अंतिम 3 संख्याओं को। ठीक है, यहाँ पर अंतिम 3 संख्या कितनी है, 128। क्या ये 8 से डिविजिबल है? देखते हैं। 8 का पहाड़ा है ना, 8 दूनी 16 नहीं होगा, कम कर लेते हैं। 8 एकम 8, कितना बचा, 12 में से 8 गया तो 4, 48, और 8 छक्के 48। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ हमें, 16, यानी कि ये डिविजिबल है, शेषफल नहीं मिला है। तो पूरी जो संख्या है 37128, ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर मैं जैसा डिवाइड कर रहा हूँ, जैसा पहाड़ा बोल रहा हूँ, जैसे 8 छक्के 48, 8 6 या 48, अगर वैसा आप लोगों को याद नहीं हुआ है अभी तक बचपन से लेकर, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, थोड़ा मेहनत करना है। आपको टेबल याद करना है, कम से कम 9 तक का टेबल आप पहले याद कीजिए। मेरे इस लेक्चर, इस जो है कि एप्टीट्यूड की श्रृंखला को आगे देखने के लिए आप लोगों को पहाड़ा जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। मैथ्स का बेसिक सा चीज़ होता है, एक नींव होता है पहाड़ा, टेबल। ठीक है, और अब इस कंपटीशन लेवल में आ करके आप पहाड़ा ऐसे याद नहीं रख सकते कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो जिनको डायरेक्ट याद है वो आपसे कई गुना आगे निकल जाएंगे, वो आपके पोस्ट उठा करके ले जाएंगे, आप केवल 4 दूनी 8, 4 तिया 12 करते रह जाओगे। तो आपको क्या होना चाहिए, 4 5 6 20, 4 7 28, 6 निया 54, 9 8 72। इस तरीके से आपको टेबल याद करना है, ऐसे याद नहीं करना है 9 8, हाँ तो रुको, 9 एकम 9, 9 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 33, सर 9 8 72। हाँ सर 9 8 72 नहीं, ये 5वीं तक की बात थी, उसके बाद से हमको याद होना था। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो अब आप याद कीजिए। ठीक है, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो है कि एक पहाड़ा जो है कि ले करके आइए, है ना, और अगर आप मोबाइल में ही पहाड़ा निकाल सकते हैं, गूगल से निकालिए, लेकिन उसी में पढ़ते मत रहिएगा मोबाइल में। उसको एक अच्छा सा पेपर लीजिए, उसमें टेबल बनाइए जैसे बचपन में बनाते थे, स्केल खींच के उसमें लिखिए, चिपकाइए उसे कहीं पर, सामने रखिए आपके आंखों के, और याद करते रहिए। जैसे मुझे याद है 11 छक्के 66, 12 12 में 144, 13 13 में 169, 13 10 में 130, 15 छक्का 90। इस तरीके से आपको याद रखना होगा पहाड़ा, तब जा करके आप कंपटीशन लेवल के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। वरना थोड़ा स्लो हो जाएंगे आप, थोड़ा पीछे रह जाएंगे, और कोई आपसे आगे निकल जाएगा और पोस्ट लेकर के चले जाएगा, बंगला उसे मिल जाएगा और आप रह जाएंगे अपने घर में। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं अगला हमारा क्या, 9 से भाज्य। ठीक है, हम क्या देखेंगे अब, 9 से भाज्य। 9 से भाज्य कैसी संख्याएं होंगी, वो संख्याएं जिनके दी गई सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो जाए। क्या ऐसा कुछ हम और कहीं देखे थे? हम देखे थे 3 में भी देखे थे यही बात कि जी भी संख्याएं दी हुई हैं उनको हम आपस में जोड़ देते थे, जो संख्या आता था डिवाइड करते थे 3 से, डिवाइड हो गया तो 3 से होगा। सेम चीज़ यहाँ पर 9 के साथ भी है। 9 से डिविजिबल में आपको क्या करना है कि जो भी दी गई संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ो, जोड़ करके उनको 9 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 729। क्या यही एग्जाम्पल ऊपर भी लिए थे? मुझे याद नहीं, आप याद कीजिए। 7 + 2 + 9 कितना आ जाएगा बताइए? 7 और 2 9, 9 और 9 18। 18 को
मैं अगर 9 से डिवाइड करूं तो क्या ये 2 बार पूरी तरीके से नहीं चला जाएगा? 9 दूनी 18, खत्म। तो 729 भी 9 से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत है? चलिए, जो 4 के लिए रूल था वही रूल 8 के लिए भी था। क्या कि यहाँ पर हम देख रहे थे अंतिम 2 संख्याओं को, है कि नहीं? जैसे कि अगर मैं 4, 1, 2, 9 बोलूँ तो केवल अंत के 2 संख्याओं को देख रहे थे। 8 के लिए अगर मैं वही 4, 1, 2, 9 बोलूँ तो अंत के 3 संख्याओं को देख रहे थे। सेम चीज़ 3 से और 9 से में भी हो गया। क्या कि संख्याओं को आपस में जोड़ो, अगर 3 सही है तो 3 से डिवाइड होगा, वैसे ही संख्याओं को आपस में जोड़ो, 9 सही है तो 9 से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना? अब हम देखते हैं आगे 10 से भाज्य। 9 के बाद क्या आता है? 10 से भाज्य। 10 से भाज्य को मैं नहीं लिखूंगा, क्यों? आप सभी को पता होना चाहिए। 10 के टेबल में हम आते हैं 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, सबके इकाई अंक में क्या है? 0 है। तो 10 से भाज्य तो केवल और केवल वही संख्या होगी जिसके इकाई में 0 हो। ठीक है, 10 से भाज्य देखने सुनने लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमको जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, याद रखना बहुत ही बड़ा क्या हो जाता है? टास्क हो जाता है ना? वो है क्या? 11 से भाज्य। ठीक है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इसके लिए मैं थ्योरी आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। ठीक है, देखिएगा। यदि दी गई संख्या के विषम स्थान के अंक तथा सम स्थान के अंक के योगफल का आपस में अंतर 0 या 11 के गुणज हो तो वो 11 से डिविजिबल होगा। कुछ समझ में आया? 2 चीज इसमें आपको ध्यान रखने वाली है। वो 2 बात क्या है कि सम स्थान और विषम स्थान। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 50, 36, 86, 48 ये एक संख्या है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक संख्या है, अलग अलग नहीं है ना। 5036 ऐसे मत पढ़ लेना, ये पूरा एक संख्या है। ठीक है, इसको हमें देखना है कि क्या ये जो संख्या है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि सम स्थान और विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, या फिर मैं बात करूं तो एक गैप छोड़ करके आप आगे वाली संख्या को देखते चलो। ठीक है, सीधे सीधे 5 के बाद में 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 4, वैसे ही 0 के बाद 6, फिर 6 और फिर 8, और इनसे मिलकर जो आपस में संख्या बनेगी। ठीक है, यानी कि ऐड करेंगे, है ना? जैसे 5 और 3 को जोड़ो, 3, 8, 8 ये। ठीक है, इन सब संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ते हैं, 5 + 3 + 8 + 4। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा नीचे साइड से हम देख रहे हैं 0 + 6 + 6 और +8। अगर इनको आपस में हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 5 20। वैसे ही अगर मैं नीचे जोड़ूं 8 6 14 और 14 और 6 20। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? क्या किया हमने? एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर लिया 50368648। ठीक है, इसमें सम स्थान और विषम स्थान में देख रहा था। इसे ही अगर मैं इजी लैंग्वेज में आप लोग के लिए सरल करके बताऊं तो क्या हो जाता है? एक स्थान छोड़ करके अगले संख्या को लिखते हुए चलो। ठीक है, 5 के बाद 0 को छोड़ दिए 3 को लिए, 6 को छोड़ दिए 8 को लिए, फिर 6 को छोड़ दिए 4 को लिए। इन संख्याओं को आपस में जोड़ दिया मैंने, और जो छूटे हुए बाकी जो बचे संख्या थे उनको आपस में जोड़ दिया मैंने। दोनों को जोड़ करके हमें 20 और 20 प्राप्त हुआ। तो दोनों को जोड़ने के बाद में, ठीक है, यहां से मैं 20 और यहां से भी 20 को ले लेता हूं और इनका आपस में अंतर देखता हूं तो मुझे 0 प्राप्त होता है। जब ऐसा कुछ कंडीशन आए, 11 से डिविजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, जब ऐसा कुछ कंडीशन आता है, ऐसा सॉल्व करने के बाद में अंत में 0 प्राप्त होता है या फिर 11 प्राप्त होता है, तो वह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। क्या समझा आपने? कि
ऐसा सब कुछ करने के बाद में अगर हमें 0 या फिर 11 का मल्टीपल, 11 का गुणज प्राप्त होता है, जैसे 11, 22, 33, 44 इस तरह से, तो वो जो संख्या है वो 11 से भाज्य होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, इसी के बाद में अगर मैं आगे चर्चा करूँ, है ना, तो हम देखते हैं क्या, स्थानीय मान, शुद्ध मान, है कि नहीं। उसके बाद में फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और फिर हम देखते हैं हमारा अगला इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, शेषफल प्रमेय, है कि नहीं। इन सभी विषयों पर, इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी का ये जो वीडियो लेक्चर है ये हम यहाँ तक जो है कि रोकते हैं। आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शुरू का जो 4 चीज़ बताया उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इकाई, दहाई अंक, संख्याओं को बदलने पर कैसा क्वेश्चन बनेंगे, और डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारा जो शीट डला हुआ है ना, आप उस एग्ज़ाम शीट से जो है कि अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन, है ना। अभी आपको क्या करना है, ये 2 से लेकर के 11 तक के भाज्यता के जो नियम है उसे याद रखना है, और एक जो टास्क दिया आपको पहाड़ा यानी कि टेबल याद करना है। टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा टेबल के यहाँ पर कैसे अप्लाई किए हैं बाकी सब चीज़, तो ये सब आप करिए जब तक हम अगले वीडियो लेक्चर आपके लेकर के आते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।